आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप API कॉल्स के कोड को जेनेरिक, फ्लेक्सिबल, इजी टू अंडरस्टैंड बना सकते हैं ताकि आपका कोड सेंट्रलाइज रहे। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सेम फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करते हुए आपका कोड कैसे ऑथराइज और नॉन ऑथराइज कॉल्स को हैंडल कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को। वेलकम टू टेक रेमेडीज़ बाय कैसर। हम लाते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़, ट्यूटोरियल्स, रिव्यूज़, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आने वाले चैलेंजेस के बारे में और बहुत सारी टेक डिबेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि APIs के अंदर 4 तरह के रिक्वेस्ट मेथड्स होते हैं: गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट। तो ज़्यादातर केसेस में गेट और पोस्ट यूज़ होते हैं। जब भी हमने API कॉल करनी होती है तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम गेट मेथड यूज़ कर रहे हैं या पोस्ट मैसेज यूज़ कर रहे हैं तो हमें URL पास करना होता है, हमने रिस्पांस को रीड करना होता है और उसको डीसीरियलाइज़ करना होता है। तो अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो हमारे पास इस फंक्शन के अंदर हम गेट मेथड के अंदर URL पास कर रहे हैं, रिस्पांस को रीड कर रहे हैं और उसको डीसीरियलाइज़ कर रहे हैं। और एक दूसरे कंट्रोलर के अंदर सेम यही कोड रिपीट हो रहा है और एक और कंट्रोलर के अंदर भी सेम यही कोड रिपीट हो रहा है। तो हम कौन सी ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए से हमारा ये जो कोड की रिपीटिशन है इसको हम ख़त्म कर सकें, हमारा कोड सेंट्रलाइज हो जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो और उसको एक्सटेंड भी किया जा सके। चले अब हम अपने कोड की रिफैक्टरिंग स्टार्ट करते हैं। API को कॉल करने के लिए HTTP क्लाइंट की ज़रूरत होती है और इस कोड को रिफैक्टर करने के लिए हमें सबसे पहले HTTP हेल्पर बनाना होगा। उस HTTP हेल्पर के अंदर हमें 2 चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी: HTTP क्लाइंट, IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर। IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर इंटरफेस है जो HTTP कॉन्टेक्स्ट की एक्सेस प्रोवाइड करता है जो डायरेक्टली मिडलवेयर सर्विसेज में अवेलेबल नहीं होता। IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसा कि हम इससे यूज़र की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्लेम्स, आइडेंटिटी, रोल्स एंड टोकन। इसकी मदद से हम रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस, फॉर एग्जांपल क्यूरी स्ट्रिंग, फॉर्म डाटा, हेडर, स्टेटस एक्सेट्रा भी रिट्रीव कर सकते हैं। IHTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर यूनिट टेस्टिंग में काफ़ी हेल्प करता है। इसको यूज़ करने के लिए हमें इसकी डिपेंडेंसी स्टार्टअप क्लास में ऐड करनी होती है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम 2 तरह के मेथड्स यूज़ करेंगे: पोस्ट एसिंक और गेट एसिंक। पोस्ट एसिंक के अंदर हमारे पास 2 तरह के इनपुट पैरामीटर्स हैं: स्ट्रिंग, URL, ऑब्जेक्ट, डाटा। ऑब्जेक्ट का मतलब हम किसी तरह का भी डाटा पास कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने किया डाटा को सीरियलाइज, सेकंड स्टेप के अंदर हमने इनकोडिंग स्कीम डिफाइन की, थर्ड स्टेप के अंदर हमने API को कॉल कर दिया। सेकंड मेथड है गेट एसिंक। इसके अंदर हमारे पास एक इनपुट पैरामीटर है जिसमें हम URL ले रहे हैं और सेकंड स्टेप के अंदर हमने API को कॉल करना है। API को कॉल करने के बाद उसका रिस्पांस गेट करना होता है। रिस्पांस गेट करने के लिए मैंने एक सेपरेट फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम HTTP रिस्पांस का मैसेज जो है वो रीड करते हैं। तो दोनों केसेस में, पोस्ट एसिंक हो, गेट एसिंक हो, पुट हो या डिलीट हो, तो सबके केसेस में HTTP रिस्पांस कॉमन रहेगा। तो इस वजह से मैंने गेट रिस्पांस का एक अलग से फंक्शन बनाया ताकि हम उस मैसेज को रीड कर सकें। और उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है कि हमने उसको डीसीरियलाइज़ करना होता है। तो यहाँ पे मैंने जेनेरिक्स को इंट्रोड्यूस करवाया। उसकी वजह ये है कि हम जेनेरिक्स को यूज़ करके जो भी हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट है उसको हम डीसीरियलाइज़ कर सकते हैं। तो क्योंकि आपको आइडिया कि पोस्ट के अंदर हमारे इस फंक्शन के अंदर बहुत सारी कॉल्स आएंगी, हर तरह डिफरेंट तरह का डाटा होगा, डिफरेंट तरह के रिस्पॉन्सेज होंगे, तो हमने जेनेरिक्स इसीलिए यूज़ किया ताकि हमारे पास जो भी हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट हो वो हम इस फंक्शन के ज़रिए से अचीव कर सकें। अब HTTP हेल्पर की बेसिक फंक्शनलिटी कंप्लीट हो चुकी है तो अब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने उसकी डिपेंडेंसी अपनी कॉन्फ़िगर सर्विसेज के अंदर, स्टार्टअप क्लास के अंदर उसको इंजेक्ट करना है। HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर की डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपने रेलिवेंट कंट्रोलर के अंदर जाना है। HTTP हेल्पर को आपने उसकी कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी है। उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने पोस्ट एसिंक का मेथड बनाया था। उस पोस्ट एसिंक के मेथड के अंदर 2 तरह के इनपुट पैरामीटर्स थे। सबसे पहले उसका URL, सेकंड उसका डाटा। तो यहाँ पे हम URL प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे हम डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि हमने जेनेरिक्स यूज़ किए थे कि हम जिस तरह का भी डाटा, जो भी रिस्पॉन्स हमें रिक्वायर्ड है वो हम मॉडल पास करेंगे, वो ऑटोमेटिकली डीसीरियलाइज़ करके उसका रिज़ल्ट हमें पास कर देगा। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ इम्प्लीमेंट कर ली। अब आप देख सकते हैं कि हमने ये जो कोड की जो डुप्लीकेशन है उसको हमने एक ही लाइन के अंदर रिजॉल्व कर दिया है। अब चाहे वो गेट की कॉल हो, पोस्ट की कॉल हो, पुट की कॉल हो, तो वो एक ही लाइन के अंदर हमने उसको रिजॉल्व कर दिया। अब ये ईजी टू यूज़, ईजी टू अंडरस्टैंड और एक्सटेंडेबल है। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने URLs को कैसे हैंडल करना है, क्योंकि URL स्टैटिक होते हैं। तो उस काम के लिए हम सबसे पहले जो
ऐप सेटिंग्स हैं उसको यूटिलाइज़ करेंगे हम अपनी TDMS API के नाम से, या कोई भी आप नाम रख सकते हैं, उसके नाम से आप अपनी एक कॉन्फ़िगरेशन ऐड करेंगे। उसके अंदर सब प्रॉपर्टीज़ ऐड करेंगे जिसके अंदर हम बेस URL, आपके URL, आपके हेडर्स, आपकी और भी जो भी कांस्टेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। सेकंड स्टेप आप करेंगे कि आप एक मॉडल क्लास बनाएंगे जिसके अंदर आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशंस अपनी ऐप सेटिंग के अंदर डिफ़ाइन की हैं वो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन क्लास के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से फिर थर्ड स्टेप हमारा होगा कि हम इसको जाके स्टार्टअप क्लास के अंदर हम इसकी डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करेंगे। तो हम इसको स्टार्टअप क्लास के अंदर इंजेक्ट करेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशंस को। TDMS API के नाम से हमारा एक मॉडल है, तो अब हमने सेक्शन रीड करना है TDMS API के नाम से। तो आपको याद होगा कि हमने अपनी ऐप सेटिंग के अंदर TDMS API के नाम से ये कॉन्फ़िगरेशन बनाई थी। तो जब भी हमने कॉन्फ़िगरेशंस को रीड करते हैं तो हमने उसको सेक्शन डिफ़ाइन करना होता है कि हम कौन से सेक्शन को रीड करना चाहते हैं। इसीलिए हमने एक कांस्टेंट डिफ़ाइन किया था अपनी कॉन्फ़िगरेशन मॉडल के अंदर, जो ये डिफ़ाइन करता है कि ये आइडेंटिफायर होगा। जब भी आप इस क्लास को मैप करें तो इस आइडेंटिफायर के बिहाफ के ऊपर इस क्लास को की सारी सेटिंग्स को मैप हो जाना चाहिए। तो जब भी वो इसको मैप करेगा तो बेस URL या और जितनी भी आपने कॉन्फ़िगरेशन जहाँ डिफ़ाइन की होंगी वो इस क्लास के ऊपर मैप हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपनी स्टार्टअप क्लास के अंदर अपनी TDMS API कॉन्फ़िग या जो भी आपने नाम रेलेवेंट रखा होगा उसको आप इजीली मैप कर सकते हैं। तो जब आप इसको स्टार्टअप क्लास के अंदर इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्ट करेंगे और कंट्रोलर के अंदर इसको यूज़ करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपकी क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बेस URL और जितनी भी सेटिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप बेस URL को यूज़ करते हुए आपकी क्लास के अंदर या आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी URLs हैं वो आप यहाँ पे वेरिएबल्स के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने बेस URL को डिफ़ाइन करते हुए एक्टिव लॉगिन, एक्टिव मेंबर्स और इसी तरह आप बहुत सारे और जितने भी आपके URLs हैं वो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से फिर आपके जो भी कंट्रोलर्स होंगे रिलेटिव, वहाँ पे जाके आप इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए आप इन वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए यहाँ पे URLs को यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका कोड कितना नीट एंड क्लीन है। तो जो आने वाले आपके डेवलपर्स होंगे या जो भी आपके टीम मेंबर्स होंगे उनके लिए यहाँ पे इस कोड को पढ़ना आसान है, उनको एक्सटेंड करना आसान है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की कोडिंग रिफैक्टरिंग टेक्निक्स को हम यूज़ करके हम अपने कोड को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन के हवाले से। जैसे कि हमने बात की थी कि हम इन्हीं सेम फंक्शंस को ऑथराइज़ और नॉन ऑथराइज़ के कॉल के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक अलग से फंक्शन बनाया ऐड ऑथ हेडर्स के नाम से। इस हेडर को, इस फंक्शन के अंदर हम HTTP कॉन्टेक्स्ट एक्सेसर की डिपेंडेंसी को यूज़ करते हुए कुकीज़ में से ऑथ टोकन को रीड कर रहे हैं और इस ऑथ टोकन को रीड करने के बाद हम ऑथराइजेशन के हेडर में इसको इंजेक्ट कर रहे हैं। तो अब क्या होगा कि आपकी जो भी पोस्ट एसिंग की कॉल होगी या गेट एसिंग की कॉल होगी वहाँ पे आप एक अलग से सेपरेट एक इनपुट पैरामीटर बूल के नाम से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट मैंने तो ट्रू रखा हुआ है। आप अपनी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको फॉल्स या ट्रू कोई भी रख सकते हैं, क्योंकि मेरी इस एग्जांपल के अंदर सिर्फ 2 कॉल्स ऐसी हैं जिन्होंने फॉल्स जाना है, बाकी सारी फंक्शनैलिटीज़ के अंदर मैंने इसको ट्रू भेजना है। तो इसलिए मैंने इसको ट्रू रखा ताकि जब भी सिर्फ 2 कॉल्स के लिए मैं अपने फंक्शन के अंदर इसको फॉल्स डिफ़ाइन करूँ, बाकी जगहों पे मुझे डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ना हो। तो इसी तरह अब क्या कर सकते हैं, यहाँ मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की है। तो यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को कॉल किया है, तो और उसके बाद क्योंकि मैं HTTP क्लाइंट को यूज़ कर रहा हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर इसको ऐड कर देगा। तो इस तरीके से आप जो है इसके अंदर ऑथराइज़ और नॉन ऑथराइज़ कॉल्स को भी हैंडल कर सकते हैं। बात करते हैं आज की इस वीडियो की समरी के हवाले से। सबसे पहले जो हमने स्टेप किया था वो HTTP हेल्पर को हमने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके अंदर हमने पोस्ट एसिंग, गेट एसिंग 2 मेथड्स बनाए। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मज़ीद भी फंक्शंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सेकंड स्टेप हमने किया, रिस्पांस को जेनेरिकली हैंडल किया। हमने ऑथराइजेशन हेडर को एक सेपरेट फंक्शन के अंदर सेपरेट किया। आप यहाँ पे मल्टीपल हेडर्स भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, लॉगिंग की टेक्निक्स एनेबल कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी ऐड कर सकते हैं। तो API कॉल से रिलेटेड जितना भी आपके फंक्शंस होंगे वो आप HTTP हेल्पर के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अगला स्टेप हमने जो किया था, अपनी ऐप सेटिंग्स के अंदर जितने भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी उनको हमने एक क्लास के अंदर रीड किया। तो ये टेक्निक्स आज की हमने इस वीडियो के अंदर इम्प्लीमेंट की। उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।